एसएससी सीजीएल 2013 री एग्जामिनेशन जो हुआ था पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन है। ये हमारे कोर्सेज हैं, सभी की डिटेल लिखी हुई है। नंबर 21 द एप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिस्क्रीट वेरिएबल इज। सेम ये भी थ्योरी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉलम डायग्राम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 ए सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ इज अ टाइप ऑफ। ये किसके टाइप हैं? सेमी लॉगरिथमिक हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, ये लाइन चार्ट्स हैं। लाइन की तरह फॉर्म किया जाता है, पाई की तरह फॉर्म थोड़ा किया जाता है। लाइन के फॉर्म में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है पिक्टोग्राम। क्या होता है? जो पिक्चर की मदद से फॉर्म किया जाता है, बार में फॉर्म किया जाता है, पाई चार्ट की मदद से फॉर्म किया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल है, सेमी लॉगरिथमिक है, ये कैसे चार्ट है? ये लाइन चार्ट है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है 23। ये कह रहा है कि इफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन ए गिवन रीजन एट ए गिवन डेटा इज 280, द परसेंटेज राइज इन प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओवर द बेस पीरियड ईयर इज। इसने बोला है कि किसी भी निर्दिष्ट प्रदेश में किसी निर्दिष्ट समय पर कृषि वस्तुओं का थोक कीमत सूचकांक 280 है। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा तो आधार वर्ष पर कृषि वस्तुओं की कीमत वृद्धि कितनी होगी। हम देख रहे हैं, हमें ये पता करना है कि आधार वर्ष से कितनी वृद्धि हुई है। तो आधार वर्ष हमेशा कितना लेना होता है? 100 लेना होता है। आधार वर्ष का इंडेक्स कितना लेना होता है? हमेशा 100। अब 100 से ये आया किस पर? 280 पर, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है? 180। अब 180 से देखेंगे हम 180 जो है 100 पर कितना इंक्रीमेंट है, तो वो है 180%। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इफ ION डिनोट्स द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर एन विद रेस्पेक्ट टू द ईयर 0, यहाँ पर बेस ईयर 0 माना है और प्रेजेंट ईयर एन माना है, उस पर ION को डिनोट कर दिया है इंडेक्स नंबर से, देन इट विल बी सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सेबल टेस्ट। अगर ये इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सेबल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या मिलेगा? तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़, टाइम रिवर्सेबल टेस्ट में आपने सीधा सीधा पढ़ा था कि जैसे अगर यहाँ पर A भी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? BA = 1 हो जाएगा। और आपने जब साइक्लिक पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वो साइकिल चलती रहेगी जब तक वो वापस से पहले प्राइमरी फेज पर ना आ जाए। यहाँ पर 2 हैं तो वापस से प्राइमरी फेज पर आ गए, तो ये कैसा है? टाइम रिवर्सेबल टेस्ट है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो ION × INO = फॉर 2 पॉजिटिव नंबर AB इज लेस देन B द रिलेशन G² = H, जहाँ पर G क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, A अर्थमेटिक है, H हार्मोनिक है, होल्ड्स। तो ये कह रहा है कि ये कब होगा? जब A इज़ लेस देन B है तो G² = H कब हो सकता है? तो भैया ये हमेशा होगा। आपने ये चीज़ ना फॉर्मूला पढ़ा है AH, और इसमें आप चाहे A छोटा रख लो, बड़ा रख लो, B से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के मल्टीपल के बराबर ही होगा। जैसे अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सबका सम बाई 2। जैसे A + B है तो यहाँ पर 2 हैं तो बाई 2 कर दिया। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? जो फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन के लिए वो भी सभी के लिए है, चाहे उसमें A जो है छोटा है या बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 25 तक थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो। फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 आर 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ 50th परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल से मतलब वो Q2 पूछ रहा है यानी सेकंड क्वार्टाइल पूछ रहा है। तो सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है? Q1 + के Q3/2 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? वो सीधा सीधा हो जाएगा 30। ओके, क्वेश्चन 27 द ज्योमेट्रिक मीन इन द डेटा सेट हैविंग ए नेगेटिव ऑब्जर्वेशन इज। ये कह रहा है कि किसी डेटा सेट में अगर हम एक नेगेटिव ऑब्जर्वेशन को ले लें तब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो अंडर में सभी वैल्यूज़ का क्या होता है? मल्टीपल होता है। अब जैसे ABC 3 का कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर क्या है? ABC में C नेगेटिव है, तो एक चीज़ देखोगे ये कैसी बन जाएगी? काल्पनिक वैल्यू बन जाएगी जो √-1 देगी, और जो क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। तो कैसी वैल्यू है? इमेजनरी। ज्योमेट्रिक मीन कभी भी इमेजनरी वैल्यू में नहीं आ सकता, तो हम इसको कैलकुलेट कभी भी नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा माप चरम मानों में सबसे अत्यधिक प्रभावित होता है? ये कह रहा है एक्सट्रीम वैल्यू से कौन इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? हाईली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या है? एक मीडियन है। मीडियन में क्या मतलब है? हमें सिर्फ जो है मिड की वैल्यू से मतलब होता है, आसपास की कोई वैल्यू से मतलब नहीं होता। जैसे 1 2 3 यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 4 5 9 12। अगर इसमें 12 की जगह 120 कर दूंगा तो इसका जो मीडियन है 1 2 3 3 4 6 6 और 3 9, ये 4 ही रहेगा, फिर भी 4 रहेगा। अगर मैं 12 कर दूंगा तो भी 4 रहेगा। तो मीडियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, यानी वैल्यू कितनी बढ़ा लो घटा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड में क्या होता है? जो नंबर ऑफ जो भी वेरिएबल्स हैं जितने सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वही कंसीडर होते हैं। मीन पर फर्क पड़ता है क्योंकि हम क्या करते हैं? मीन में सभी ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं, इसलिए मीन सबसे बेस्ट मेज़र है।
लेकिन अगर बात करें हम डेविएशन की टर्म में, तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट मेजर हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन मीन में हम मीन डेविएशन में नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा? मीन होगा, जिसपे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर इज़ एन एग्जाम्पल। एक हमने दो पढ़े थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जो फर्स्ट सोर्सेज होते हैं, जो मेन सोर्सेज होते हैं, जहाँ से हम डेटा लेते हैं। मेन सोर्सेज जो ऑरिजिनेट करता है डेटा को, वो क्या होते हैं? जो सोर्सेज कलेक्ट करते हैं वहाँ से, वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। और प्राइमरी से जो डेटा कलेक्ट करता है वो होता है सेकेंडरी सोर्स। अब देखो, किसी नेताजी ने बात कही है, कोई बात कि भाई इतना इतना पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, उसका रीज़न ये है, हम इस तरह से ले रहे हैं, आपको विकास के नाम पर पैसा लूट रहे हैं आपसे। तो जो मेन सोर्स है वो कौन से? वो नेताजी हैं। अब नेताजी से न्यूज़पेपर में छप गया, न्यूज़पेपर में छप चुका है। अब न्यूज़पेपर से आप क्या कर रहे हो? डेटा को इकट्ठा कर रहे हो। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यानी आप जो है इस न्यूज़पेपर से डेटा इकट्ठा कर रहे हो कि फलाने फलाने जो है नेता ने इसके बारे में ये कहा। तो वहाँ ये जो डेटा है वो कौन सा हो गया? वो हो गया सेकेंडरी डेटा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 30। देखो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, ओगाइव इज़ ए ग्राफ ऑफ। ओगाइव कर्व जो है, ओगाइव कर्व जो है वो किसका ग्राफ है? तो उससे हम पहली बात तो डिटरमाइन करते हैं मीडियन को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसमें जो पूछा है वो ये है कि ये कैसा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। ये डायग्राम होता है स्टेप का। तो स्टेप जो ग्राफ होता है, स्टेप डायग्राम जो होता है, वो ग्राफ किसका होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल का होता है स्टेप डायग्राम। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल का कौन सा होता है? ओगाइव कर्व। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है, द अपर क्लास बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। ऊपरी वर्ग सीमाओं की आवश्यकता किस प्रकार की रचना के लिए होती है? ऑप्शन आपको दिया है, लेस देन, मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज, सॉरी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? रटना वटना कुछ नहीं है। आप देखो, मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या करते हो? 0 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, यही तो करते हो आप। 20 से अधिक, या फिर जो भी है 20 से अधिक, यही करते हो आप मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और लेस देन टाइप में क्या करते हो? लेस देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये करते हो कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। अब ये देखो, ये क्या है? ये लोअर सीमा है, उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। ये क्या है? उस क्लास इंटरवल की मैक्स लिमिट है या अपर लिमिट है। किसमें? लोअर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो इसने पूछा अपर क्लास बाउंड्री को, जिसमें हम कंसीडर करते हैं, रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? किस फॉर्मेशन के लिए? लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए। बात समझ में आई? अगर आपसे लोअर के लिए पूछता तो क्या करते? आप मोर देन टाइप करते। कैसे? 0 से अधिक, 10 से अधिक, यानी जैसे 10 to 20 आप ले रहे हो और 0 to 10 ले रहे हो, ठीक है? 0 to 10 ले रहे हो, और मुझे ये बताना है कि इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 5, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 7। तो आपको मैंने ये बताना है कि 0 से अधिक की कितनी फ्रिक्वेंसी है? टोटल है 12। और 10 से अधिक कितनी फ्रिक्वेंसी है? टोटल है 7। तो यहाँ पर जो 10 देख रहे हो वो बेसिकली क्या है? लोअर लिमिट है। और किस में देख रहे हो? मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देख रहे हो, 0 से अधिक, 10 से अधिक। तो ये चीज़ क्या हो गई? आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है, सपोज ए पॉइसन रैंडम वेरिएबल x is such that 2px equal to 2 equal to px equal to 3, what is the coefficient of variation of। अब देखो, इस क्वेश्चन को क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट स्मार्टली करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर बोला है पॉइसन रैंडम वेरिएबल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, और आपसे पूछा क्या है? विचरण गुणांक, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है आपसे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा अपॉन में x इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज की टर्म में, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब इसमें देखो, वैसे भी ऑप्शन में आपको देखने को पता लग रहा होगा कि 100 इंटू % आ रहा है, तो इसका मतलब सिग्मा अपॉन x वाला फॉर्मूला लगा है, या फिर x बार कह सकते हो इसको, मीन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट के लैम्डा होता है, और जो मीन होता है वो क्या होता है? वो सिर्फ लैम्डा होता है, इक्वल टू NP, यही होता है। ये जो है क्या है? पैरामीटर्स हैं। अब एक चीज़ देख लो, सिंपल सा, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा इंटू 100 निकालना है परसेंटेज में। ये बात आपको क्लियर है? मुझे लगता है शायद आंसर भी दिख गया होगा। अब इसमें करोगे कैसे सॉल्व? इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 1। अब इसको करोगे कैसे सॉल्व? इसमें देखो क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? इंटू एक्स इक्वल टू, ये होगा ई की पावर माइनस के लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में ये क्या हो जाएगा? एक्स फैक्टोरियल। अब इसमें क्या दिया है इसने? 2 पर, x बराबर 2 पर 2 इंटू पी, यानी कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये तो मैंने बता दिया फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, और डायरेक्ट आप किस तरह से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इक्वेशन ही करना प्रॉपर तरीके से, विद्वान बनना है, तो कैसे करोगे?
तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2 पर यानी p2 पर क्या है, ये बनेगा e की पावर माइनस के लैम्डा, ओके, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा ये e की पावर माइनस के लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करना है, कट जाएगा, ये कट जाएगा कम्प्लीटली, लैम्डा स्क्वायर से ये कट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। ये बात समझ में आई, बहुत ही आसान है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 दूनी 6 दूनी 6 एकम 1, ओके, सिंपल सी बात, 3 गुणा 2 गुणा 1 ही तो करते हैं। यहाँ पर लैम्डा कितना आ गया 6 आ गया। बहुत ही सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, यही हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। द नंबर ऑफ डेविएशंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5.5। देखो इसने एक बात बोली है, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5.5। इसने मीन डेविएशन निकलवाया, वो भी किससे, 5.5 से। तो पहली बात, स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, 10 नंबर्स का, 10 नेचुरल नंबर का 1 + 1 + 2 + 3 + 10 तक क्या करेगा, सम निकालेगा, और उसका क्या निकालेगा, मीन निकालेगा। तो सम कैसे होगा, n × n + 1/2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 × 11 अपॉन में 2, इसका मतलब सम कितना आएगा 55। अगर मैं मीन निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 5.5, और ये कह रहा है कि मुझे मीन डेविएशन निकालना, वो भी किससे, 5.5 से। तो सीधी सी बात है, मीन डेविएशन अगर हम मीन से ही निकालेंगे तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 इस तरह से वैल्यू कहाँ तक, 10 तक। और यहाँ पर x - x बार करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर सब में से जो है 1 में से 5.5 घटा दोगे, 2 में से 5.5 घटा दो, इस तरह से करोगे और सबका सम करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप या तो ऐसे कर लो या फिर इसको समझ लो कि अगर मीन डेविएशन से हम क्या करें, मीन से ही मीन डेविएशन निकालें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इफ़ ईच ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग वेरिएबल इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको, 2-3 स्टार लगा लेना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसने बोला है कि अगर हम किसी कांस्टेंट से जो कि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो से मतलब कि वो ज़ीरो नहीं है, या तो जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नॉन ज़ीरो का मतलब सिंपल सा ज़ीरो नहीं है। अब इसने बोला है कि जो वेरिएंस है वो क्या होगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ बच्चे इसका बढ़ता हुआ लगा देंगे, कुछ बच्चे इसका घटता हुआ लगा देंगे। अब आंसर कौन सा सही है, ये देखो, वेरिएंस में पहली बात तो जैसे मैंने कोई नंबर निकाला, यहाँ पर 1 से लेके मेरा कोई डेटा है 10 तक नेचुरल नंबर से, इनका मैं वेरिएंस निकाल रहा हूँ, इसमें कोई मल्टीप्लाई किया मैंने। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला तो सम x × x - x बार का स्क्वायर अपॉन में n, यही होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो आप, जो भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो सेम यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इससे बढ़ेगा या घटेगा। अब आप इसको डायरेक्ट देख के ये टिक नहीं करोगे कि ये बढ़ेगा, नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो बढ़ेगा, अगर a इज़ लेस देन 1 है तो घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैन नॉट बी डिसाइड, क्योंकि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किस किस कंडीशन में, a इज़ ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में, और a इज़ लेस देन 1 की कंडीशन में क्या हो सकता है, घट सकता है। सिंपल सी बात है, समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार क्या है a का मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर आपसे कांस्टेंट चर बोला है, ये नहीं बोला है कि 5 से मल्टीप्लाई करना। 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो सीधा सीधा बढ़ता, तब हम कह सकते थे बढ़ेगा। यहाँ पर 1/5 अगर हम बोलते हैं, 1/5 से गुणा करना, या फिर हम 5 से भाग भी तो बोल सकते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं, 1/5 से गुणा करना। तो हमने किससे गुणा किया, एक अचर पद 1/5 से गुणा कर दिया, तो क्या होगा, वो सीधा 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा 20% हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, बढ़ेगा और घटेगा की। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ द फर्स्ट सेट इज हाफ ऑफ द सेकंड एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सेट इज हाफ कंपेयर टू द फर्स्ट सेट। द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड सेट इज। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या करवा रहा है, रेशियो चेक करवा रहा है, रेशियो ले रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये देखो इसने क्या दिया है कि 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में से पहला जो है फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकंड। देखो फर्स्ट वाले का मीन है x1, सेकंड वाले का x2, और फर्स्ट वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन है σ1 और दूसरे वाले का σ2। मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रखी है, तो σ1 तो आना ही है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन तो आना ही है। अब इसने बोला है कि x1 जो है वो हाफ ऑफ द सेकंड है, यानी x2/2 है, ये मीन है, ये क्या है, ये मीन है, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सेट यानी σ2 जो है वो हाफ कंपेयर टू द फर्स्ट सेट, यानी फर्स्ट सेट का क्या है, हाफ है। बस अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 अपन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 निकाल दो, 100 तो कट ही गया है। तो यहाँ पर σ1 कितना है, σ1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा x1,
और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा x2। अब आप देख लो, या तो चेंज कर लो सिग्मा 2 को, चेंज कर लो सिग्मा 1 अपॉन में 2 से, इंटू 2 हो जाएगा तो सिग्मा 1 से सिग्मा 1 कट गया, और x1 को आप x2 बटा 2 से कर लो तो ये क्या हो जाएगा x2 बटा 2, इसका मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, x2 से x2 कट गया। तो कुल मिलाकर ये जो CV1 है अपॉन CV2 ये क्या आ जाएगा 4 बटा 1 आ जाएगा, यानी 4:1। तो इसने पूछा कि रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 दिख रहा है ना, 4/1 ग्रेटर देन 1 है, आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट टेस्ट में क्वेश्चन नंबर